बेटा आज क्वेश्चन नंबर 12 करेंगे बेटा। इससे जस्ट पहले वाले लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 11 तक सब कुछ कर लिया था। यदि आपको समझ में नहीं आए तो उसे दोबारा देखना बेटा। क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा क्या, देखो, ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो किससे विभाजित हो, 6 से। 6 से विभाजित मतलब 6 का भाग जाए बेटा पूरा पूरा। 6 से विभाजित का मतलब क्या होता है, 6 का पूरा पूरा भाग जाए बेटा। उसने बोला धन पूर्णांक। कौन सा पूर्णांक, धन पूर्णांक। बेटा पूर्णांक का मतलब तो होता है माइनस प्लस की जितनी भी संख्या वो, धन यानी प्लस की संख्या, यानी 0 1 2 3 4 डेढ़ से अनंत, इनको बोलते हैं धन पूर्णांक। किससे विभाजित होना चाहिए, 6 से। यानी ऐसी कौन सी संख्या है जिसमें 6 का पूरा पूरा भाग जाए, तो वो कौन सी संख्या होगी, एपी में नहीं बेटा। 6 का भाग 6 में जाता है बेटा, 12 में जाता है, 18 में जाता है, ऐसे करते करते कितने पूर्णांक चाहिए, 40 धन पूर्णांक, यानी n का मान है 40 का योग ज्ञात करना है। योग का मतलब ऐसा नहीं याद करना है बेटा। यहां पे देखो a का मान है 6, d का मान क्या हो जाएगा, a2 माइनस a1। a2 कितना है, 12 माइनस 6 कितना हो गया, 6। n का मान कितना है, 40। लगाओ फॉर्मूला Sn का बेटा। Sn का फॉर्मूला लगेगा बड़ा वाला, क्योंकि n का मान नहीं है मेरे पास, तो बड़ा वाला लगा दो। ये लो, n की जगह 40 बटे 2 गुणा a कितना है बेटा, 6 है ना, प्लस n का मान 40 माइनस 1 डी यानी कितना है, वो भी बेटा 6 है। इसका भाग इसमें जाएगा, कितना हो गया 20। इसको करेंगे तो 12 प्लस इसको घटाऊंगा तो 39। 40 में से 1 किया तो 39, और ब्रैकेट का मतलब क्या होता है बेटा, इंटू S40 बाहर है 20 12 गुणा करो, 6 9 जा 54 हासिल 5 6 3 जा 18 और 5 23। जोड़ो इनको, ये 20 ब्रैकेट का मतलब होता है इंटू, इनको जोड़ लेता हूं मैं, 6 4 2। अब कर दो बेटा मल्टीप्लाई, बस 0 से 12 का 2 8 1 9 4। ये है बेटा आपका 40 पदों का योग, 40 पदों का योग ये रहा। बेटा अब क्वेश्चन नंबर 13 करेंगे। देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 13 भी क्वेश्चन नंबर 12 के जैसा सेम टू सेम है, बस यहाँ पे गुणज बोल दिया, यहाँ पे वहां पे विभाजित बोल रहा था, विभाजित। 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग याद करो, मतलब 15 गुणज यानी 8 से 15 बार जो गुणा हो रहे ना शुरुआत में वो, तो 8 1 जा 8 को पहले से 1 यानी 8 का गुणज, यानी 8 को किसी गुणा कर रहे हैं 1 से, प्रथम बोल रहे हैं 8 को किसी गुणा करेंगे 2 से, कितना हो गया 16। 8 को किसी गुणा करेंगे 3 से, तो कितना हो गया 24। ऐसे करते करते कितनी बार देखना है, 15 बार। कितनी बार देखना है बेटा, 15 बार, तो वो 120 आ जाएगा। अब ये क्या बोल रहे हैं, देखो 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग चाहिए, यानी 15 गुणज। 8 1 जा 8 8 2 जा 16 8 3 जा 24, ये गुणज तो है ये चीजें, ये तो इनमें ना 15 तक लेके जाना। कहाँ तक लेके जाना बेटा, 15 तक। तो यहाँ पे एपी क्या हो जाएगी, एपी मिलेगी, क्या पूछता है, पहले 8 16 24 डेढ़ तक 15 गुणजों तक। ये हम निकाल रहे नहीं है, तो मैं बता दिया आपको ऐसे ही, ये रफ काम है बेटा, ठीक है ना। अब यहाँ पे ए का मान कितना है 8, डी का मान क्या है a2 माइनस a1। a2 कितना है बेटा 16 माइनस 8, कितना हो गया 20, सॉरी 8 ही आया, 24 तो ना घटाओगे तो, ठीक है। n का मान कितने गुणजों तक है, 15 गुणज तक, यानी 15 बार गुणा करना है। कितनी बार गुणा करना है, 15 बार, तो वो n का मान हो गया। किसका मान हो गया, n का। उसने योग ज्ञात करा है, योग ज्ञात करने पूछा, योग का मतलब Sn। लगाओ फॉर्मेट Sn का बड़ा वाला लगाना है, क्योंकि n का मान नहीं है मेरे पास। a प्लस कोष्टक n/2 कोष्टक
2a प्लस n माइनस ए गुणा d, रखो वैल्यू n की जगह 15 बटे 2 ए कितना है बेटा 8 प्लस 15 माइनस 1, डी का मान कितना है 8, एस 15 बटे 2 गुणा करेंगे तो कितना हो गया 16, घटाऊंगा कितना हो गया 14, और ब्रैकेट का मतलब क्या होता है इनटू, सिक्सटीन का 16 प्लस गुणा करो रे 14 8 जा 112, कितना होता है बेटा 112, और 112 को 16 में जोड़ना है 15 बटे 2 ब्रैकेट, बेटा हाँ ब्रैकेट का मतलब क्या होता है इंटू, या तो ब्रैकेट ही लगा दो या इंटू लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा इसमें। 128, अब देखो बेटा मैं यहाँ पे कर देता हूँ थोड़ा सा, S15 देखो 2 की टेबल से ये करता है 6 और 4 का, यानी 15 गुणा 64, अब कर लो गुणा बस, 15 4 जा 60 हासिल 6, 15 6 जा 90, 96 ये लो। बेटा क्वेश्चन नंबर 14 देखना क्या है बेटा, इंपॉर्टेंट भी है थोड़ा, इंपॉर्टेंट भी है क्वेश्चन ये थोड़ा। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग ज्ञात करना। योग का मतलब तो आप जानते हो, ऐसे ज्ञात करना है कि बीच की विषम संख्या होगा क्या करना है योग। बेटा विषम संख्या क्या होती है, जिसमें 2 का पूरा भाग है ना जाए, जैसे कि 0 से 50 के बीच में पहले 1 आएगी, फिर 3 आएगी, फिर 5 आएगी, ऐसे लास्ट में कितनी आएगी 49 आएगी, ये आएगी। लेकिन बेटा यहाँ पे हमको n का मान नहीं पता, हमको Sn चाहिए, ना तो Sn ना n, तो n का मान निकालने के लिए आपको पता है कि लास्ट वाला पद तो an है, इसका मान मुझे पता है, तो यहाँ से हम किसका मान निकाल लेंगे n का, किसका निकाल लेंगे n का। कैसे निकाल के दिखाता हूँ हल में, AP बेटा इनके बीच की विषम संख्या चाहिए, विषम संख्या कौन सी है 1 3 5 7, ऐसे लास्ट में कौन सी आएगी 49। तो इन दोनों के बीच की देखना ये लो, यहाँ से A का मान कितना है मेरे पास 1, D का मान क्या है A2 माइनस A1, A2 कितना है 3 माइनस 2, सॉरी 3 माइनस 1 कितना आ जाएगा 2, AN का मान, AN है अंतिम पद, ये यहाँ जो पद हमको पता नहीं है वो वाला पद, वो कितना है 49। एन के फॉर्मेट को खोलो, a प्लस एन माइनस ए गुणा डी। ये क्यों निकाल रहा हूँ, क्योंकि मुझे n का मान चाहिए, मेरे पास n का मान ये रहा, a का मान ये रहा, d का मान ये रहा, तो n बचेगा केवल, n का मान निकल जाएगा। अब n का निकलने के बाद मुझे Sn चाहिए, Sn वाले में छोटा वाला लगा देंगे हम। कौन सा लगा देंगे छोटा वाला, क्यों, क्योंकि मेरे पास किसका मान निकल गया an का, किसका निकल गया बेटा n का। n का निकालना निकालूं 49, a का मान कितना है 1 प्लस n माइनस 1 गुणा डी डी, यानी कितना है बेटा 2, प्लस 1 है, इधर आ गया तो क्या हो जाएगा -1, इधर क्या बचेगा n माइनस 1, और साथ में इंटू में क्या है 2, घटाऊंगा तो 48। बेटा एक चीज़ बताना बेटा, ये 48 हो गया, ये 2 डिवाइड मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो किस में आएगा डिवाइड में। मैं हमेशा आपको ऐसे बोलता था कि प्लस माइनस को पहले लेके जाना चाहिए, मैं इसको अंदर वाले को ले जाऊं, बेटा नहीं ले जा सकता, क्योंकि ये ब्रैकेट में है, ये किस में है बेटा, और ब्रैकेट में इंटू हो रहा है, तो ये 2 आएगा पहले इधर, ध्यान रखना। कहाँ पे आप ये -1 है, इसको इधर ले जाके +1 करके 49 कर दो, गलत हो जाएगा। ब्रैकेट है बेटा, ये क्या है ब्रैकेट है, ब्रैकेट को नहीं ले जा सकते डायरेक्टली, पहले बाहर वाले को ले जाऊँ। इसका इसमें भाग दोगे कितना आ गया 24, n माइनस 1, ये -1 है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा बेटा +1, तो मुझे n का मान चाहिए 24, 1 कितना हो गया 25। देखो बेटा n का मान तो 25 आ गया, मुझे किसका मान चाहिए Sn का, किसका चाहिए Sn का। तो ज्ञात करना था आपको, लगाओ फॉर्मेट Sn वाला,
बेटा एस एन का छोटा वाला लगा देना, क्योंकि आपको किसका मान मिल गया, ए एन का। किसका मान मिल गया, ए एन का, और एन का मान हमने निकाल लिया, हम छोटा वाला लगा देंगे। छोटा वाला क्या होता है सर जी, ये एन बटे 2 कोष्टक ए प्लस ए एन लगाओ। एन की जगह कितना रखोगे आप, 25। यहाँ पे कितना रखोगे, 25/2। ए का मान 2 प्लस ए एन। ए एन कितना है, ए एन कितना था रे, 49। ए का मान गलत कर दिया बेटा, ए का मान 1 है बेटा, 1 रखना है। 25/2 1 और 49 कितना हो गया, 50। ब्रैकेट का मतलब इंटू होता है, मैंने इसको सॉल्व करके हमेशा ब्रैकेट को हटा देता हूँ। ये लो, अब 2 का भाग आप इसमें दोगे तो कितना आ जाएगा, 25। तो एस 25 कितना हो गया, करो इन दोनों को, 25 को 25 से गुणा करोगे तो 625। ये लो बेटा, इतना आसान है क्वेश्चन बेटा, और एग्जाम की दृष्टि से ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना बेटा। अब बेटा क्वेश्चन नंबर 15 देखो रे बेटा। अब दो ऊपर की लाइनें मैंने लिखी नहीं है, उसको मैं बोल के वो बता देता हूँ बेटा, काम की तो है नहीं वो। निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद कार्य को विलंब से पूरा करने के लिए जुर्माना लगाने का एक प्रावधान इस प्रकार है। तो बेटा ये क्या बोल रहे हैं कि कोई भी कार्य है उसको विलंब से करने का एक जुर्माना है। वो क्या जुर्माना है, इधर बताया हुआ है। पहले दिन के लिए 200 रुपये, दूसरे दिन के लिए 250 और तीसरे दिन के लिए कितना, 300। मतलब उसका जुर्माना यानी विलंब से करेगा, एक फिक्स टाइम देगा कि आपको 2 महीने में काम करना है या 3 महीने में करना है। यदि उससे जस्ट बाद में कर रहा है, यानी 1 दिन बाद में करता है तो 200 रुपये का जुर्माना लगेगा उसके। 2 दिन बाद में करेगा तो 250 का लगेगा। 3 दिन बाद में करेगा तो कितने का लगेगा बेटा, 300 का लगेगा। उत्तरोत्तर, प्रत्येक उत्तरोत्तर दिन का जुर्माना अपने से ठीक पहले वाले दिन के जुर्माने से 50 रुपये अधिक होगा। यानी जो पहले वाला जो जुर्माना है ना, उससे बाद का जो जुर्माना आएगा ना हर बार, वो 50 रुपये ज़्यादा से ज़्यादा होता रहेगा बेटा। तो एक ठेकेदार को जुर्माने के रूप में कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी यदि वह कार्य को 30 दिन का विलंब कर देता है। बेटा 30 दिन का यदि वो विलंब कर देता है तो उसको कुल मिलाकर कितनी राशि देनी पड़ेगी। 1 दिन का विलंब के रुपये लगेंगे उसके 200। यदि 2 दिन विलंब करेगा तो वहाँ पे रुपये लग जाएंगे 250। 3 दिन विलंब करेगा तो रुपये लगेंगे 300। 4 दिन करेगा तो 1 दिन करेगा तो 200, 2 दिन करेगा तो 250, 3 दिन करेगा तो 300 और 4 दिन करेगा तो 350। विलंब का जुर्माना है बेटा। यहाँ पे मैं लिख के दिखाता हूँ। और 30 दिन का विलंब यानी एन का मान है बेटा। हल देखो, और आपको दिया क्या है वो लिख देता हूँ पहले। चल दिया है क्या वो लिख देता हूँ। दिया है क्या लिखोगे, एक दिन के विलंब का जुर्माना। 1 दिन के विलंब का जुर्माना है 200। कितना है बेटा, 200। तो ऐसे ही 2 दिन के विलंब का, तो 1 दिन, प्रथम दिन के विलंब का जुर्माना, 2 दिन नहीं लिखो, प्रथम दिन। अब क्या लिखोगे, द्वितीय दिन या दूसरे दिन। दूसरे दिन के विलंब का जुर्माना कितना है बेटा। दूसरे दिन के विलंब का जुर्माना 50 रुपये अधिक लगेंगे, 250। ऐसे ही तीसरे दिन के विलंब का जुर्माना कितना लग जाएगा, 300। पता है आपको, एक प्रकार से एपी बन रही है तो लिखो, अतः एपी डालो और लिखो। पहले दिन के कितने रुपये लग रहे हैं, 200। दूसरे दिन के कितने लग रहे हैं, 250। तीसरे दिन का कितने लग रहे हैं, 300। ऐसे ही कितने दिन का विलंब हो रहा है, 30 दिन का। पहले दिन का विलंब ये A1, ये A2, A3, ऐसे ही वो लास्ट में आएगा वो A30 आएगा, नहीं आएगा। 30 दिन का विलंब। उसने क्या पूछा है, टोटल जुर्माना
एक ठेकेदार को जुर्माने के रूप में कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी बेटा? 1 दिन की तो देगा वो, 30 दिन की तो देगा, तो वो कुल मिला के देगा, कुल मिला के देगा। तो यहाँ पे ऐसे निकालना है, तो यहाँ पे जो लिखा है वो लिख दो। तो ए का मान कितना है, ये है। डी का मान कितना है, A2 माइनस A1। A2 कितना है बेटा? सर जी A2 है, A1 है 200 रुपये, 250 माइनस 200 यानी डी आ जाएगा आपके पास 50। और यहाँ पे एन का मान कितना है आपके पास, 30 दिनों का जुर्माना लगा तो 30, कितना है 30। अब यहाँ पे कर देता हूँ बेटा, देखो बेटा फॉर्मूला लगा दूँ यहाँ पे, बड़ा वाला लगेगा n/2 कोष्टक 2a प्लस n माइनस 1 गुणा डी। n की जगह रखना है 30/2, a कितना है 200 प्लस ये कितना है 30 माइनस 1 डी। डी यानी कितना है, हर बार 50 रुपये एक्स्ट्रा लग रहे थे, तो डी का मान देखो 50 ही आ रहा था कट करने के बाद। एस 30, इसका भाग इसमें 2 का कितने बार आएगा बेटा, 15 बार। इसको इससे गुना किया तो 400, इसको करूँगा तो 29 बेटा, ब्रैकेट का होता है इंटू, यहाँ पे आ गया 50। ये 15, ये 400 गुणा करो 0, 45 का 5, 45 का कितना हो गया 5 हासिल 4, 24। ये लो, दोनों को जोड़ लो। ये 15 ब्रैकेट का मतलब होता है इंटू करो 0581 गुणा करो 15 से। ये लो 15 0 0, 15 5 जा 75, 75 का 5, 75 का कितना हो गया 5 हासिल 7, 18 वो 15 8 जा 120, 127, 127, 12 हासिल 15 में 15, 15 है 12, 27। ये लो, अब देखना बेटा यहां से वापस देख लो एक बार। कुछ ने बोला है कि पहले दिन का जुर्माना है 200, दूसरे का है 250 और तीसरे दिन का है क्या है 300। और प्रत्येक एक्स्ट्रा दिन जो जुर्माना लग रहा है ना वो हर बार 50-50 रुपये अधिक लग रहा है। तो आपको पता है इसके बाद में 350 आता, फिर 400, फिर 450, फिर 500, फिर 550, फिर 600, ऐसे चलता। कितने दिन तक चलता है 30 दिन तक। तो एन का मान कितना हो गया 30, ए का मान ये रहा, डी का अंतर निकाल लिया। तो एस एन का बेटा बड़ा वाला फॉर्मेट लगाना है, क्योंकि मेरे पास ए एन का मान नहीं है। यदि ए एन का मान होता तो मैं निकाल लेता, लेकिन नहीं है तो नहीं है, तो इसलिए बड़ा वाला, यदि होता तो छोटा वाला लगा देते और सॉल्यूशन करते। ये लो बेटा क्वेश्चन नंबर 16 देखना रे, क्वेश्चन है आसान, देखो एक बार। और बेटा इंपॉर्टेंट भी है यहाँ, ये भी आता है एग्जाम के अंदर। किसी स्कूल के विद्यार्थियों को उनके समग्र शैक्षिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार देने के लिए 700 रुपये की राशि रखी गई है। बेटा कोई विद्यालय है, वहां पे कोई एग्जाम लग रहा है, शैक्षिक प्रदर्शन हो रहा है, एग्जाम लग रहा है, तो वहां पे 7 नगद पुरस्कार रखे गए। कितने नगद पुरस्कार 7, और कितने रुपए की राशि है 700 की। 7 नगद पुरस्कारों की कितने की राशि है 700 की। यानी जो 7 हम पुरस्कार देंगे ना उसमें कितने रुपए देंगे हम, कुल मिला के 700 रुपये। यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले वाले पुरस्कार से 20 रुपये कम है, जो नंबर 1 पे आएगा ना फर्स्ट नंबर पे उसको मिलेंगे कुछ, लेकिन उसके बाद में जो भी आएंगे उनको 20-20 रुपये क्या मिलेंगे, कम मिलते रहेंगे। तो प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात करने के लिए बोल दिया। बेटा बहुत आसान है, कैसे देखो लिखो, पहले पुरस्कार को मान लो। बेटा हमको जब पहला पुरस्कार ही नहीं पता तो उसको क्या मानेंगे हम, एक्स। क्या मानेंगे, एक्स। जब पता नहीं होता एक्स वाई में कुछ मान लो, माना पहला पुरस्कार प्रथम पुरस्कार को एक्स मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, एक्स रुपए। माना पहले पुरस्कार का कितने रुपए मान लिया, एक्स रुपए।
दूसरे पुरस्कार का क्या मान लेंगे, चलो x मान लिया, दूसरे का क्या मान लेंगे, x माइनस 20। प्रत्येक बार कितने रुपए कम मानने हैं, 20-20 मानने हैं कम, हर बार कितने मानने हैं, 20-20। तीसरे पुरस्कार का x माइनस 20 था, अब फिर 20 कम करेंगे तो x माइनस कितना हो जाएगा, 40। ऐसे ही चौथे पुरस्कार को x माइनस 60, 20 और कम हो गए तो x माइनस कितना हो गया, 60। ऐसे ही पांचवें पुरस्कार को क्या मान लेंगे, x माइनस 20, फिर कम करेंगे कितना हो जाएगा, 80। छठे पुरस्कार को x माइनस कितना हो जाएगा बेटा, 100। बेटा हर बार 20-20 कम करना है ना, यहाँ पे 20 कम कर दिया, यहाँ पे 20 करूंगा तो 40 कम हो जाएंगे, यहाँ पे फिर 20 करूंगा 60, फिर 20 80, फिर 20 तो कितना हो गया, 100। ऐसे ही अब सातवें में क्या हो जाएगा, x माइनस 120। सातवें पुरस्कार को क्या हो जाएगा, x माइनस 120। अब बेटा बाकी काम इधर कर देता हूं मैं, 7 होगा हम यहां पे, प्रश्नानुसार। बेटा प्रश्न के अनुसार क्या बोल रहा है, देखो ये बेंच प्रश्नानुसार क्या बोल रहे हैं कि जो 7 नगद पुरस्कार है ना उनका योग कितना है, 700। यानी ये 700 रुपये इन सभी में बांटूंगा, यानी सभी का योग कितना है, 700। इन सभी का योग कर लो बस, x प्लस x माइनस 20, फिर प्लस x माइनस 40, फिर प्लस x माइनस 60, फिर प्लस x माइनस 80, फिर प्लस x माइनस 100 और ऐसे ही फिर प्लस x माइनस 120। टोटल नगद राशि कितनी हो जाएगी, 700। कितनी हो जाएगी, 700। 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 है x माइनस, बेटा ये सब माइनस में आएंगे, 120, ये हो गए 200, 300, 400, ये 420। दुआ देना बेटा, 200, 300, 400 और 420 बराबर में कितना है, 700। बेटा ये चिंता ना रे, ये माइनस है बराबर इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस। दोनों को जोड़ो, 0 2 11, मुझे x का मान चाहिए, बटे में कितना आ गया, 7, तो x का मान कितना था, 2 भाग इसमें, 7 बन जा 7, 4 बचेगा 6 बार और आगे 0 0, यानी x का मान आ गया 160। x का मान कितना गया, x यानी पहला पुरस्कार तो आ गया 160, दूसरा कितना जाएगा, 20 कम करो 140, फिर 120, फिर 100, फिर 80, फिर 60 और फिर 40। जो 7वां पुरस्कार कितना जाएगा, 40। तो लास्ट में ऐसे ही अतः क्या पूछा था उसने, प्रत्येक पुरस्कार का मान बताना है। अतः चाहो तो आप ऐसे लिख देना, हाँ लिखो रे यार, ऐसे लिखो, अतः पुरस्कार क्या रहेगा, पुरस्कार पहला पुरस्कार कितना है 160, दूसरा क्या आएगा 120 कम करना है हर बार, फिर कितना आएगा 100, फिर कितना आएगा 80, फिर कितना आएगा 60, फिर कितना आएगा 40। हो गया क्या, 1 2 3 4 5 6 7। अब इन सभी का योग करोगे ना वो 700 आएगा आपको, कितना आएगा 700। इतना ही करवाए। अब बेटा क्वेश्चन नंबर 18 देखो क्या बोल रहा है ये, केंद्र ए से प्रारंभ करते हुए, केंद्र ए से प्रारंभ करते हुए बारी बारी से केंद्रों ए और बी को लेते
हुए त्रिज्याओं 0.5, 1, 1.5, 2 वाले उत्तरोत्तर अर्धवृत्तों को खींचकर एक सर्पिल बनाया गया है। देखो कैसे, पहले तो लेना त्रिज्या इसको, सॉरी केंद्र लेना एक को लेते हुए कितनी त्रिज्या 0.5, एक को लेते हुए बारी बारी से है ना हमको एक सर्पिल बनाना है ऐसा। तो जिसमें पहले वाले की त्रिज्या तो ये, एक बार तो लेना है मेरे को किसको, बारी बारी, एक बार तो एक को लेना है, एक बार बी को लेना है। एक बार एक को ले लिया, ये कितना हो गया ये। अब एक बार बी को लूंगा ना, बी को, तो यहाँ से ये वाली जो दूरी हो जाएगी ना वो एक हो जाएगी। अब फिर वापस मैं एक को लूंगा ना, तब यहाँ से यहाँ तक की दूरी या ये दूरी, त्रिज्या तो सबकी सेम होती है बेटा, दोबारा देखना एक बार। बारी बारी से केंद्र को मानते हुए मैं यहाँ से यहाँ तक लूंगा ना, ये दूरी हो जाएगी 0.5, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, या ये बोल दो ये भी 0.5 ही होगी, क्योंकि ये पूरा अर्धवर्त दिख रहा है आपको। तो अर्धवर्त में त्रिज्या तो सेम होती है सबकी। बारी बारी से लेना, एक बार तो मैं केंद्र एक को मानते हुए ले लिया, ये लो। अब एक बार केंद्र बी को मानते हुए लूंगा इसको, और यहाँ वाली दूरी त्रिज्या, यहाँ से यहाँ तक की त्रिज्या। ऐसे ही यहाँ से ये त्रिज्या दिख रही है, ये बराबर होगी बेटा। ये मैं थोड़ा सी पास ज़रा ले लिया, इसे थोड़ा दूर कर लेता हूँ, बना लेता हूँ दोबारा देखना है बेटा इसको। ये ए है, ये बी है, ए को केंद्र मानते हुए बनाना है। ऐसा कुछ है, तो ये वाली त्रिज्या कितनी हो जाएगी, यहां से यहां तक की त्रिज्या, ये त्रिज्या, इसको केंद्र मानते हुए करना, इसको केंद्र मानते हुए, यानी यहां से कौन सा अर्धवृत्त बन रहा है, ये वाला। तो ये त्रिज्या हो जाएगी 0.5, ये वाली, या ये वाले मान लो ऐसी। अब इसको केंद्र मानते हुए यहां से कौन सा वर्त दिख रहा है, ये वाला, यहां से ये वाला, ये। तो यहां से ये वाली दूरी कितनी हो जाएगी, 1। यहां से यहां तक वाली दूरी कितनी हो जाएगी बेटा, 1। अब बारी बारी से लेना है, एक बार मैंने इसको ले लिया, ये त्रिज्या, एक बार मैंने इसको ले लिया, तो ये वाली त्रिज्या। अब वापस किसको लेना है, इसको। तो यहां से त्रिज्या कौन सी लेंगे, ये वाली, तो ये हो जाएगी 1.5, यहां से यहां तक। तो ऐसे ही ये वाली भी कितनी हो जाएगी फिर, यहां से यहां तक 1.5। अब ये चीज बताना बेटा, ये चीज आपको समझ में आएगी। वैसे आपको नहीं भी समझ में आएगी ना बेटा, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्वेश्चन बहुत आसान है। करना क्या है, देखो ये वर्त है, अर्धवर्त बना हुआ है आपका सर्पिल के रूप में, जैसा कि आकृति में दर्शाया है। 13 कर्मागत अर्धवर्तों से बने इस सर्पिल की कुल लंबाई पूछ रहा है बेटा। तो ये कितने हैं, 13 है अर्धवर्त, यानी 1, 2, 3, 4, ऐसे ऊपर आएगा 5, फिर नीचे जाएगा 6, फिर ऊपर आएगा 7, फिर नीचे आएगा कौन सा, 8। ऐसे कितने टोटल कितने बेटा, 13। पहले की 0.5, दूसरे की 1 होगी, तीसरे की 1.5 है, चौथे की कितनी हो जाएगी, 2, पांचवे की 2.5, छठे की कितनी हो जाएगी, 3। ऐसे चलती रहेगी पूरी की पूरी ये सर्पिल, ये ध्यान रखना। तो इसको लिखने के लिए लिखो, कैसे करोगे, 13 तो कुल लंबाई पूछिए बेटा। जैसे मैं समझाता हूं आपको, एक चीज देखना, जैसे समझो बेटा, जैसे मान लो ये अर्धवर्त बना हुआ है, अर्धवर्त है, ये वाला अर्धवर्त है, समझो ये बार, ये क्या है, अर्धवर्त। यहाँ पे ये सिर्फ क्या दिख रहा है, अर्धवर्त। ये बेटा 13 है, कितने, 13। तो इसकी सर्पिल की कुल लंबाई मतलब इस तार को पकड़ के मैं ऐसे खींच दूंगा ना, ऐसी, तो ये क्या जाएगी, सर्पिल की कुल लंबाई। बेटा ये लंबाई किसकी दिख रही है प्रकार से, इसमें सर्पिल में आपको दिख रही है परिधि की। किसकी दिख रही है, परिधि की, क्योंकि मैंने ये ऐसा था, ये 13 अर्धवृत्त है, कितने, 13। तो मैं इसको खोला हूं तो सर्पिल को, परिधि को तो खोल सकता हूं। तो ये किसकी लंबाई है, ये वाली परिधि की। तो मेरे को 13 परिधियों की क्या चाहिए बेटा, लंबाई। अब लिखो, क्या जो दिया वो लिख दो। पहले वर्त की, पहले अर्धवर्त की
त्रिज्या, त्रिज्या को क्या मान लेंगे R1, कितनी हो जाएगी 0.5। ऐसे ही दूसरे अर्धवर्त की त्रिज्या क्या हो जाएगी R2, कितनी हो जाएगी 1 सेंटीमीटर में ही है ना, सेंटीमीटर। ऐसे ही तीसरे अर्धवर्त की त्रिज्या कितनी हो जाएगी R3, कितनी हो जाएगी 0.5 सेंटीमीटर। तो बड़ा पहले वर्त की त्रिज्या ये हो गई, दूसरे वर्त की त्रिज्या ये हो गई, तीसरे वर्त की त्रिज्या ये हो गई। ऐसे ही टोटल कितनी त्रिज्या है 13 अर्धवर्तों तक है। और इसको करने के 2 मेथड है बेटा, एक मेथड तो मैं करवाता हूं और एक मैं आपको समझा दूंगा क्या करना है। ऐसे 13 तक चलेगी, ठीक है। तो एक काम बताओ रे मुझे, एक चीज, मेरे को कुल लंबाई चाहिए, तो लिखो सर्पिल की कुल लंबाई, सर्पिल की कुल लंबाई। बेटा सर्पिल की कुल लंबाई क्या होगी बेटा, ये तो L1 था, ये क्या था L2, ये क्या था L3, ये क्या था L4। मतलब इसकी जो परिधि है ना, परिधि उसको मान रहे हैं L1, और इस दूसरे वाली परिधि को क्या मान लिया L2, इस तीसरे वाली परिधि को क्या मान लिया L3, ऐसे चौथे वाले को क्या मान लेंगे L4, पांचवें वालों को L5, छठे को L6, सातवें को L7, ऐसे मान लेंगे। तो सर्पिल की कुल लंबाई क्या हो जाएगी, जितनी भी ये परिधियां है ना उन सभी का योग, उन सभी का योग। तो लिखो L1 प्लस L2 प्लस L3 प्लस L4, ऐसे करते करते कहाँ तक जाएगा L13, क्योंकि 13 अर्धवर्त है तो परिधियां भी 13 की आएगी, आएगी नहीं आएगी। इससे पहले एक चीज मैं यहां पे लिखा देता हूं बेटा, क्या लिखोगे, अर्धवर्त की परिधि। अर्धवर्त की परिधि क्या होती है, देखो वर्त की परिधि होती है 2 पाई आर, वर्त की, अर्धवर्त की क्या हो जाएगी पाई आर, क्या हो जाएगी पाई आर। अब बेटा बस मान रखो, सॉल्यूशन करो, आंसर आ जाएगा आपका। क्या लिखोगे पाई आर, लेकिन पहले वाले में आर क्या है R1, पहले वर्त में क्या है R1, तो पाई तो समय सेम है R1, ऐसे ही पाई R2, ऐसे ही पाई R3, ऐसे ही पाई R4, डे डे डेस, कहाँ तक चल जाएगी डे डे डेस पाई R13 तक, कहाँ तक 13 तक। बेटा अब देखना बेटा थोड़ा सा इधर, मैं यहां से मान लो पाई को कॉमन लूंगा। बेटा कॉमन लेने का मतलब क्या होता है, उसी का भाग देना। मैं पाई का भाग पाई में दूंगा, पाई कटेगा, बचेगा कौन R1 प्लस, पाई का भाग पाई में दूंगा, बचेगा कौन R2 प्लस, पाई का भाग पाई में दूंगा तो क्या बचेगा कौन R3 प्लस, फिर क्या बचेगा बेटा R4, डे डे डेस क्या बचेगा R13। बेटा इन सभी की वैल्यू रख दो बस, लो रखो वैल्यू। अब मैं सभी की वैल्यू रखूंगा तो रखो, देख R1 की वैल्यू कितनी है, R1 की है 0.5 प्लस 1 प्लस 1.5 प्लस 4 के लिए लगाया नहीं तो ले यहाँ तक लगा लो बस, प्लस 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 और R13 तक। अब बेटा देखो रे, सबका अंतर सेम है, सबका अंतर क्या है, सबका अंतर क्या है बेटा सेम है, तो ये एपी है। मेरे को क्या याद करना है, इसका योग प्लस करना है, तो SN वाला सूत्र लगाओ छोटा वाला, इसमें एक का मान मिल जाएगा, कैसे ये D का मान, इनका डिफरेंस, डिफरेंस कितना जाएगा अंतर, वो भी आधा ही आएगा 0.5 वो आ जाएगा, और N का मान कितना है 13, क्योंकि हमें को कितने सर्पिल है मेरे पास 13, तो N का मान भी कितना हो जाएगा 13। अब देखो बेटा थोड़ा सा बेटा देखो, यहाँ पे तुम आएगा नहीं, मैं इस वाली चीज को मिटा देता हूँ, है ना। अब देखना बेटा, देखो बेटा पाई का पाई कोष्टक, यहाँ पे बेटा ये एपी बन रही है, क्या बन रही है बेटा ये एपी, तो एपी वाला फॉर्मेट लगा दो, मतलब SN वाला, क्योंकि मेरे को योग ज्ञात करना है, मेरे पास AN का मान है नहीं, तो अब मैं छोटा वाला लगा, बड़ा वाला लगा सकता हूँ। क्या होता है फॉर्मेट 2A प्लस N माइनस A गुणा D, सॉरी ये पाई तो बाहर है ही,
पाई तो बाहर है, एन बटे 2 कोष्टक 2a प्लस एन माइनस 1 गुणा डी, ब्रेकेट बंद, और ये बड़ा वाला ब्रैकेट भी लगा देता हूं, ठीक है। अब वैल्यू रख दो, बस सॉल्यूशन करो, आंसर आ जाएगा। आंसर क्या है, सर्पिल की कुल लंबाई, इधर आएगी सर्पिल की कुल लंबाई। सर्पिल की कुल लंबाई को किससे डिनोट कर देता हूं मैं, एल से। किससे, एल से। तो यहां पे सभी में किसका मान आएगा, एल का। किसका आएगा बेटा, एल का। पाई का मान कितना है, 22/7। कोष्टक इसका मान कितना है, 13, एन का मान तो 13 है ना, 13 है क्रमागत अर्धवर्त है बेटा, तो 13 हो गया, बटे में 2। ए कितना है, ए आ जाएगा 0.5। देखो ये रहा अंतर में, ए का मान ये आएगा शुरुआत वाला 0.5 प्लस 13 माइनस 1, डी का मान आप अंतर कहोगे। अब बेटा अंतर मतलब इसमें से इसको घटाना, बेटा मैं 1 में से 0.5 को घटाऊंगा, मतलब आधे को घटाऊंगा तो आधा ही तो बचेगा। अब सॉल्यूशन कर लो, आंसर आ जाएगा बेटा 22/7, 13/2। बेटा 2 को मैं 0.5 से गुणा करूंगा तो क्या आएगा, ए प्लस इसको किया तो कितना हो गया, 12। ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, इंटू 0 पॉइंट कितना है बेटा, 5। 22/7। बेटा ब्रैकेट को हटाऊंगा तो यहाँ पे क्या लगेगा, गुणा 13/2 ब्रैकेट, ये कितना है, 1 प्लस। अब मुझे बताना रे बेटा, मैं 12 को 0.5 से गुणा तो क्या क्या आएगा, गुणा करना बहुत आसान है, पॉइंट को भूल जाएगा, पॉइंट को क्या कर लो, भूल जाओ। 12 को गुणा करो 5 से, 12 को 5 से गुणा करते तो कितना आता है, 60। अब पॉइंट कितनी संख्या बाद में, एक संख्या बाद में केवल, तो एक संख्या बाद पॉइंट लगा दो तो कितना बच गया, केवल 6। तो इसको पूरा गुणा करने पर कितना बच गया, 6। करो एल का मान 22/7 गुणा 13/2, ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, गुणा, इनको जोड़ूंगा कितना हो गया, 7। इधर आओ बेटा, 7 से 7 कट जाएगा एक बार, 2 का भाग 22 में जाएगा 11 बार। अब 11 को 13 से गुणा करना है बस, यानी 11 गुणा 13 करो 143 सेंटीमीटर। तो अब इसका मतलब क्या हुआ, जो 13 अर्धवर्त मंडल थे ना, उन सभी की लंबाई कितनी है, 143 सेंटीमीटर। दोबारा सुन लेना बेटा इसको प्रॉपर तरीके से। पहले अर्धवर्त की त्रिज्या कितनी है, 0.5। दूसरे अर्धवर्त की त्रिज्या कितनी है, 1। तीसरे अर्धवर्त की त्रिज्या कितनी है, 1.5 है बेटा, गलती से लिख दिया देखो 1.5। ऐसे चौथे की कितनी हो जाती, 2। बताओ मेरे को इसकी कुल लंबाई चाहिए सर्पिल की, तो सर्पिल तो ऐसे घूम के ही है, सर्पिल तो किसके रूप में, ऐसे है अर्धवर्त के रूप में, तो लंबाई तो ऐसे निकलेगी ना पूरी। और वो क्या होती है इसकी, ये होती है उसकी परिधि, यानी पैरामीटर। तो मैंने अर्धवर्त की परिधि का सूत्र लगा दिया पाई आर। वर्त की परिधि क्या होती है, 2 पाई आर। मेरे को अर्ध चाहिए, आधा चाहिए, तो आधा मतलब 2 का भाग देना होता तो पाई आर। अब देखो सर्पिल की कुल लंबाई चाहिए थी क्वेश्चन में, कुल लंबाई क्या होगी, पहले वाले को मैंने, पहले अर्धवर्त को मैंने क्या मान लिया, L1, दूसरे को L2, तीसरे को L3, चौथे को L4, ऐसे लास्ट वाले को क्या मानेंगे, L13। ये लो, ये ले लिया। अब मैंने फॉर्मूला लगाया, पहले वाले पाई R1, क्यों R1 की सबकी वैल्यू अलग है, पाई के मान तो अलग नहीं हो सकता, फिक्स है 22/7 लगा दिया। मैंने पाई कॉमन, जिसको कॉमन लेते हैं ना बेटा उसी का भाग देना पड़ता है, ये ध्यान रखना। मैं पाई का भाग पाई आर स्क्वायर पाई R1 में दूंगा तो पाई से पाई कटेगा, R1 बचेगा, ऐसे यहाँ पे बचेगा R2, यहाँ पे बचेगा R3, यहाँ पे बचेगा R4, डैश R का मान कितना हो गया बेटा, 13। सबकी वैल्यू रख दिया। ये लो मैंने यहाँ पे R1 की मान 0.5 है, इसका 1 है, इसका 1.5 है। अब ऐसे करते करते इसका मान निकालना। यदि आप चाहो तो आप डैश लगा के R13 का पहले ही मान निकाल लेना, R13 का क्या निकाल लेना पहले। और आप जानते हो इसकी 1.5 है, 2 की 4 होगी, ऐसे 12 की 6 होगी, तो 13 की क्या हो जाएगी, 6.5। कितनी हो जाएगी बेटा, 6.5। तो ये आप छोटा वाला फॉर्म में लगाते तो यहाँ पे A + AN होता, तो AN का मान 6.5 और आधा कितना होता, केवल 7। डायरेक्ट इतनी स्टेपें नहीं करनी पड़ती, बस डायरेक्ट यहाँ से ये आता 7। आज यदि AN का मान पहले निकाल लोगे तो वो मेथड सेकंड हो जाएगा बेटा, और नंबर कोई नहीं काटेगा बेटा उसके, ठीक है। यहाँ तक, और यहाँ पे होने के बाद हमको दिख रहा है भैया ये तो एक AP है एक प्रकार से, क्या है बेटा, AP।
क्योंकि अंतर देखो सब में आधा आधा आ रहा है। अब आधा आधा आ रहा है तो एपी निकालो। अब एपी में बेटा प्लस दे रखा है तो हमको सम पूछा था, योग पूछा था, योग के लिए किसका सूत्र होता है, एसएन का। मैंने लगा दिया सूत्र। एन का मान 13 है, अर्धवर्त है तो 13 रख दिया, 13/2। ए का मान 0.5, एन का मान बेटा 13 था। 13 माइनस ये कितना हो गया 12। डी का मान बेटा डिफरेंस कर लो, अंतर कर लो इनका। एक में से आधे को घटाऊंगा तो आधे बचेगा, आधा मतलब 0.5 बचेगा। अब इसको इससे गुना किया 1, ये 12 को इससे गुना करूंगा तो 6 आएगा। बेटा मैंने करना सिखाया है, पॉइंट को भूल जाइए करूँ। 12 को 5 से गुना कर दो 60 होता है। अब 60 पॉइंट कितनी संख्या बाद में, एक संख्या बाद में, तो एक संख्या बाद में क्या लगा दो बेटा, पॉइंट। मैंने एक संख्या बाद पॉइंट लगाया 6, 1 और 6 कितने हो गए 7। अब सब कुछ मल्टीप्लाई में चाहो तो ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई कर लो, नीचे नीचे कर लो, लेकिन दिख रहा भी है 7 से 7 कट रहा, मल्टीप्लाई में कट जाता है ऊपर साइड में। 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, 1 1 आ गया। 2 का भाग इसमें जाए 11 बात, 11 को 13 से गुणा करेंगे, ये आ गया। अब बेटा क्वेश्चन नंबर 19 देखो रे, क्या है बेटा, इजी क्वेश्चन है। 200 लट्ठों को डेयरी के रूप में इस प्रकार रखा जाता है कि सबसे नीचे वाली पंक्ति में तो 20, उसकी अगली पंक्ति में 19, उसके अगली पंक्ति में 18 और ऐसे ही इत्यादि है। ये 200 लट्ठे कितनी पंक्तियों में रखे गए हैं, कितनी पंक्तियों में, एन का मान पूछ रहा है वो। तथा सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने कितने लट्ठे, तो सबसे ऊपर वाली जो पंक्ति है ना उसमें कितने लट्ठे हैं, तो जितनी पंक्ति है वो वाली सबसे ऊपर वाली पंक्ति होगी, तो उसका मान निकाल लेना। कैसे, देखो मैं बताता हूं बेटा, एक चीज देखना। क्वेश्चन ने क्या बोला है, देखो कि सबसे नीचे वाली पंक्ति में तो 20 लट्ठे ऐसे, फिर उसके ऊपर वाली पंक्ति में 19, फिर 18, फिर 17, फिर 16, फिर 15, फिर 14, फिर 13, ऐसे चलते रहेंगे। और लट्ठे कितने टोटल 200। तो ये पूछ रहे हैं कि टोटल कितनी पंक्ति है, तो एक पंक्ति, दो पंक्ति, तीन पंक्ति, ऐसे ऊपर 4 5 6 कितनी आएगी, तो ऊपर वाली पंक्ति में कितने, तो वहां पे वो जो पंक्तियों की संख्या है ना वो वाला मान पूछा है। मान लो ऊपर वाली पंक्ति है 6, 16वीं है, मान लो कौन सी है 16वीं, तो A16 निकालना है फिर लास्ट में। बेटा बहुत आसान है, हल। निचली पंक्ति में लट्ठों की संख्या, निचली पंक्ति में लट्ठों की संख्या, लट्ठों की संख्या कितनी हो गई 20। निचली से सेकंड, नीचे से दूसरी पंक्ति में लट्ठों की संख्या कितनी हो जाएगी बेटा 19। नीचे वाली पंक्ति में 20 थी, उससे जस्ट नीचे वाले में 19, फिर 18, फिर 17, ऐसी। वैसे नीचे से तीसरी पंक्ति में लट्ठों की संख्या कितनी हो गई 18, तो ऐसे ये एपी बनेगी 20, 19, 18 डे चलती आएगी। तो बेटा क्वेश्चन ने बोलते हैं 200 लट्ठे हैं, यानी वो कितने लट्ठे हैं 200 टोटल योग का सम है, तो एसएन का मान दे देगा आपको। तो आपको पहले तो ए का मान लिख दो, ए का मान 20 है, डी का मान क्या है A2 माइनस A1, A2 कितना है 19 माइनस 20, तो कितना हो जाएगा माइनस का 1, बड़ी जगह माइनस की है। और बेटा साथ में यहाँ भी लिख देता हूँ मैं, या नीचे लिख देता हूँ, एसएन का मान कितना दे दिया आपको 200। एसएन का मान कितना है बेटा 200। ये ध्यान रखना बेटा, एसएन का मान 200 ही लेना है, क्योंकि कुछ ने बोल दिया 200 लट्ठे हैं, तो टोटल है वो योग है। अब योग में किसका आ जाता है एसएन का। अब मेरे को पता कितनी पंक्ति है तो एन का मान निकालना है। अब एसएन का मान दे दिया तो एसएन वाला फॉर्मेट लगाओ। कौन सा फॉर्मेट लगाओ एसएन वाला, लगा दो एसएन वाला फॉर्मेट, लगाओ एसएन वाला सूत्र। एसएन का सूत्र क्या होता है
एन बटे 2 कोष्टक 2a प्लस एन माइनस ए गुणा डी। बड़ा वाला लगाना है क्योंकि एन का मान तो है ही नहीं ना। अब रखो वैल्यू, एस एन का मान कितना है 200, यहाँ पे क्या आएगा एन बटे 2, यहाँ पे क्या जाएगा 2 गुणा ए कितना है 20 प्लस एन माइनस ए गुणा डी। डी कितना है बेटा माइनस का 1। आओ इधर कर लेता हूं बेटा मैं। चल कर ही देता हूँ रे यार। ये लो बेटा देखो 2 इधर डिवाइड में है, इधर आएगा तो किसमें हो जाएगा मल्टीप्लाई में। इधर बचेगा कौन एन, अंदर क्या है गुणा हुआ तो कितना 40। अब बेटा इधर देखो ब्रैकेट के बाहर माइनस है, अंदर चिन्ह क्या होगा चेंज। ध्यान रखना ये माइनस 1 है। अब ये इससे देखो ये प्लस का ये माइनस होता है, ये माइनस ये किसका हो जाएगा प्लस का। तो 1 से गुणा करना तो 1 से गुणा तो वही आता है तो माइनस। अब माइनस 1 को प्लस एन से गुणा करूंगा तो माइनस का क्या हो जाएगा एन और प्लस का कितना हो जाएगा 1। ये ब्रैकेट करो गुणा, इनको इसको गुणा किया कितना हो गया 400। अब एन का एन ब्रैकेट 41 माइनस एन। बेटा एक काम करो ये 400 है प्लस का है, इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। नहीं बाद में ले लेता हूँ एक स्टेप बाद में। करो अंदर गुणा 41 एन। बेटा ये एन इससे भी गुणा होगा, आगे भी माइनस का है, ये एन का क्या हो जाएगा स्क्वायर। एन का क्या हो जाएगा बेटा स्क्वायर। अब हाँ 41। अब बेटा ये 40 है 400 है, ये प्लस का है, इधर आएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का। या एक काम करो इस पूरे को उधर ले जाओ, दोनों को उधर ले जाओ, उधर लेके जाओगे तो एन माइनस का है, इधर आ गया तो एन स्क्वायर प्लस का। ये प्लस है इधर आ गया तो माइनस का। ये बेटा प्लस का ये इधर ही रख रहा हूं मैं 400 बराबर में 0। बेटा एक काम किया करो हमेशा जो स्क्वायर वाली संख्या है ना उसको हमेशा प्लस में रखो। बेटा माइनस में ले लोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा तो आप हमेशा इस वाली चीज को तो प्लस में रखो। ये प्लस इधर माइनस की थी तो बराबर की इधर आएगी तो किसमें होगी प्लस की। अब -41 के टुकड़े करना है, यानी -41 के क्या करो टुकड़े। अब एन स्क्वायर एन के रूप में तो टुकड़े करना -41 के। ऐसे टुकड़े करो इसके कि गुणा करे तो इन दोनों के गुणा के बराबर। ये इधर कुछ नहीं तो एक को इससे गुणा करेंगे तो कितना हो गया 400। अब बताओ बेटा मेरे को जोड़ने पे तो चाहिए -41 और गुणा पे क्या चाहिए +400। समझ में आया। अब टुकड़े करना है -41 लेकिन जोड़ने पे कितना चाहिए 400 प्लस ये। बेटा जोड़ गुणा करने पे प्लस कब आता है जब मैं प्लस को प्लस से गुणा करूं या माइनस को माइनस से गुणा करूं, तभी हमेशा क्या आता है दोनों स्थितियों में प्लस। ये ध्यान रखना बेटा, तभी आता है बेटा क्या प्लस। लेकिन जोड़ने पे माइनस चाहिए तो जोड़ने पे माइनस तभी हो सकता है दोनों संख्या माइनस की हो, दोनों संख्या किसकी हो माइनस। क्यों माइनस माइनस जुड़ के भी क्या हो जाता है बेटा माइनस हो जाता है। अब देखो अब इसके टुकड़े करो, दोनों संख्या माइनस की आएगी बेटा यहाँ पे, तो यहाँ पे हो जाएंगे -25 और -16। देखो बेटा ये तो 41 तो हो जाएगा, गुणा करके देख लो 25 को इसे 150 होगा 0 हासिल 15 25 15 400। हाँ बेटा सही है। अब बेटा इसके साथ n लगेगा तो इनके साथ भी क्या लगेगा n। बेटा आपको ये टुकड़े करने आने चाहिए बेटा। यदि टुकड़े करने नहीं आते तो आप सेकंड चैप्टर पढ़ लेना बेटा, पूरा आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा बेटा। ये सेकंड चैप्टर का है ना, वहाँ पे हर एक क्वेश्चन में टुकड़े है बेटा। ये टुकड़े करना नहीं आते तो वहाँ पे सीख लेना, ठीक है। रखो 41 की जगह कितना लिखना माइनस का 25 n और माइनस का क्या आएगा 16 n। दोनों माइनस के और प्लस के कितने हो गए 400 बराबर क्या है 0। अब वही काम इन दोनों में कॉमन है, इन दोनों में कॉमन क्या आएगा n। कुछ आए ना n जरूरत है बेटा, इधर 25 है इधर कुछ था ही नहीं, तो n का भाग n स्क्वायर में दूंगा तो एक n बचेगा। n का भाग 25 n में, तो n से तो n कटेगा, बचेगा कौन 25। ब्रैकेट के बाहर कौन है माइनस, कॉमन क्या आएगा 16। 16 क्यों आएगा बेटा आएगा ब्रैकेट हमेशा सेम आना चाहिए, यहाँ पे n ही बचना चाहिए। n बचने के लिए 16 कॉमन आएगा ही आएगा, मेरे को n ही चाहिए। अब देखो इधर आओ,
मैंने बेटा ब्रैकेट के बाहर माइनस लिया तो अंदर क्या होगा, चिन्ह चेंज। ये माइनस का है, प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का है, ये किसका हो जाएगा, माइनस का। क्योंकि ब्रैकेट के बाहर माइनस होता है तो चिन्ह क्या होता है, चेंज। करो चेंज, चेंज करोगे तो देखो अब आओ 16 का भाग 16 में दोगे तो n, ये माइनस का था, किसका होगा, प्लस का। ब्रैकेट के बाहर कौन है, माइनस, ये प्लस, ये क्या हो गया, माइनस। अब 16 का भाग 400 में दोगे ना तो आपके पास आएगा 25। कितना आएगा, 25। 16 दूनी 32, तो 40 में 32 किया तो 8, 80, 80 8 बार जाता, वो 5 बार जाता बेटा, पूरा पूरा। ठीक है, अब बराबर में क्या है, 0। ब्रैकेट सेम है, n माइनस 25, ब्रैकेट इधर से उठाओ n, इधर से माइनस का 16, एक तो उतरता है ब्रैकेट, एक उतरता है ये बाहर वाले ऐसे कैसा, और बराबर में क्या दे रखा पहले से 0। इसके बराबर 0 रखो, इसके बराबर 0 रख लो डायरेक्ट। n माइनस 25 बराबर 0, n बराबर 16, बस। तो n का मान कितना गया यहाँ पे, 25। माइनस था प्लस हो गया, अरे इसको पूरा लिखो ना, n माइनस 16 बराबर 0, तो n का मान यहाँ पे कितना हो गया, प्लस 16। अब बताओ रे, अब n के मान 2 आ गए मेरे पास यहाँ पे, n के मान कितने आ गए, 2। बट 2 मान संभव नहीं है बेटा, 2 मान संभव नहीं है। क्यों, आप बोलते भैया n का मान बेटा माइनस में नहीं आना चाहिए और पॉइंटों में नहीं आना चाहिए, दोनों ही नहीं आए, फिर दोनों संभव है बेटा, दोनों संभव नहीं है, क्योंकि n का मतलब है पंक्तियों की संख्या। अब एक चीज बताओ बेटा, 200 लट्ठे 25 पंक्तियों में भी आ सकते हैं और 16 पंक्ति में भी आ सकते हैं, नहीं हो सकता बेटा ऐसे। आपको पता है पहले लास्ट वाली पंक्ति है, नीचे वाली पंक्ति, उसमें कितने 20, फिर कितने आएंगे 19, फिर 18, फिर 17, फिर 16, ऐसे ज्यादा ज्यादा कितनी पंक्ति हो सकती है, 20 से ज्यादा पंक्ति नहीं हो सकती। लेकिन पंक्ति कितनी है यहाँ पे, 25 पंक्ति कितनी है यहाँ पे, 25, तो 25 ये नहीं हो सकता। हम सोल्व करके देखेंगे बेटा, इधर आओ, चाहो तो यहाँ पे ऐसे कर लेना, देखो कर ही लेना, चाहो क्या, पूछा भी तो है ना n का मान कौन सा संभव कौन सा नहीं। पहले लो केस फर्स्ट, केस फर्स्ट। अब केस फर्स्ट में क्या लिखोगे, n बराबर 25, n बराबर 25, तो 25वां पद निकाल लो। कौन सा पद निकाल लो, 25वां। बेटा 25वां पद माइनस में नहीं आना चाहिए, क्योंकि वो लट्ठों की संख्या है। किसकी संख्या है बेटा, लट्ठों की संख्या, और लट्ठों की संख्या माइनस में आ सकती है। मैं तो बोलोगे 25वें पद में -3 लट्ठे हैं, वो नहीं बोल सकते बेटा हम। तो यहाँ पे a25 निकाल लो बेटा, a25 को तोड़ूंगा तो क्या लूंगा, a प्लस 24d। a का मान कितना है बेटा मेरे पास, a का मान देखो बेटा 20 है, प्लस 24, d का मान कितना है, -1 है, माइनस से गुणा करो, माइनस का 24, 25 का मान आ गया कितना, -4। यह है संभव नहीं है बेटा। आपको पता है इसका मतलब यह है, देखो ऐसे ही ये पहली पंक्ति, दूसरी, तीसरी, ऐसे आके लास्ट में 25वीं पंक्ति आएगी, उसमें लट्टों की संख्या कितनी है, -4। तो बेटा ऐसे -4 लट्टे हो सकते हैं ऊपर, संभव ही नहीं है ये चीज़। तो -4 लट्ठे नहीं हो सकते बेटा, ये चीज़ का ध्यान देना बेटा। तो ये संभव नहीं है, तो अब केस सेकंड लो, केस सेकंड। केस सेकंड क्या है, केस सेकंड में है n का मान 16, ले लो n का मान 16, a 16 बराबर, इसको खोलेंगे तो क्या लिखेंगे, a प्लस 15d। a का मान कितना है, 20 प्लस d का मान कितना है, माइनस का 1 था, 20 का 20, माइनस का कितना हो गया 15, a 16 कितना हो गया 5। यानी 16वीं पंक्ति में 5 लट्ठे हैं बेटा, 5 लट्ठे तो हो ही सकते हैं बेटा, 5 लट्ठे तो हो सकते हैं। तो 16वीं पंक्ति में कितना है ये, तो आपको ये देखना बेटा, ये तो संभव नहीं है, ये वाला संभव नहीं है, ये संभव है। आप चाहो तो एक काम करना, इसको इस लाइन को आगे बढ़ाना, इस वाली चीज को उतारना इस तरफ इसके नीचे, और ये वाली चीज है ना नीचे वाली, कहाँ गई ये वाली चीज, यहां से इसको उतारना इसके नीचे, इस चीज को तो उतारना इसके नीचे कैस वन डाल के, और इस चीज को उतारना इसके नीचे, और इसके नीचे लिख देना संभव नहीं है। और ये यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है, दोनों आंसर आ गए बेटा।
बेटा ज्यादा हार्ड नहीं है क्वेश्चन, दोबारा देख लेना एक बार। निचली पंक्ति में 20 लट्टे, नीचे से दूसरी पंक्ति में कितने 19, तीसरी पंक्ति में नीचे से कितने हैं 18। तो ये एक प्रकार की एपी बनेगी बेटा 20, 19, 18। ए का मान, डी का मान और एस एन का मान आपको दे रखा है। एस एन का फॉर्मूला लगाया, सूत्र रखा, मैंने सॉल्यूशन किया, करते करते ये आ गए एन का मान। क्योंकि एन का मान निकालोगे तो एन स्क्वायर बनेगा, तो गुणनखंड विधि से होगा ये, तो 2 टुकड़े करना पड़ेगा, टुकड़ा करते करते यहाँ पे आ जाओगे। अब यहाँ पे एन का मान 25 भी हो सकता है, 16 भी हो सकता है, क्योंकि एन का मान पॉजिटिव होता है, दोनों पॉजिटिव है। तो मैंने के स्पष्ट को डाला यहाँ पे इसके नीचे, फिर लिख दिया A25 निकाला, A25 का मान -4, मतलब जो 25वीं पंक्ति है ना उसमें -4 लट्टे हैं। 25वीं पंक्ति में -4 लट्टे नहीं हो सकते, ये चीज का ध्यान देना बेटा। और फिर बाद में आएगा ये, आप इधर निकालोगे तो 16वीं पंक्ति में कितने लट्टे आ गए 5, तो 16वीं पंक्ति में 5 लट्टे हो सकते हैं बेटा। और आपके लिए बेटा मैंने आपको बताया है, एक तो 17वां क्वेश्चन और आज अब है एक 20वां क्वेश्चन। ये दोनों क्वेश्चन आपके लिए हो जाएंगे बेटा होमवर्क। यदि नहीं आए तो कमेंट करके बता देना, आपको अगले लेक्चर में आपको मैं ये सब कुछ दे दूंगा। और आज आपका 5वीं प्रश्नावली कंप्लीट हो गई बेटा।